हाय एवरीवन। मेरा नाम है सुब्रत। वेलकम बैक टू अवर परचम सेशन। आइए यूपीएससी को सिंपल बनाते हैं। देखिए दोस्तों, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है क्रैकिंग यूपीएससी थ्रू पीवाईक्यूज द स्मार्ट वे। आप सब लोगों ने सुना होगा कि पीवाईक्यूज सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यू को कवर करिए, लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बताता कि पीवाईक्यू का अप्रोच करना कैसे। और यही फर्क होता है एक एवरेज एस्पिरेंट और टॉपर की अप्रोच। देखिए, पीवाईक्यू सिर्फ क्वेश्चन नहीं होते, ये यूपीएससी का ब्लूप्रिंट। यूपीएससी आपको हर साल सिग्नल देता है कि उसका माइंडसेट क्या है, वो क्या टेस्ट करना चाहता है, और किस डायरेक्शन में पेपर इवॉल्व हो रहा है। आज हम ये समझेंगे कि कैसे एक क्वेश्चन सिर्फ एक आंसर नहीं, बल्कि 3 से 4 एक्स्ट्रा लर्निंग दे देता है हम। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात। देखिए, यूपीएससी सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये एप्टीट्यूड और डिसिप्लिन का टेस्ट। एप्टीट्यूड का मतलब होता है स्मार्टनेस इन थिंकिंग। किसी क्वेश्चन को देखकर समझना है कि एग्जामिनर का इंटेंट क्या है। और डिसिप्लिन का मतलब होता है हर बार कंसिस्टेंट रहना, चाहे मूड हो या ना हो। यही दो चीजें टॉपर्स को क्राउड से अलग करती, एप्टीट्यूड और कंसिस्टेंसी। देखिए, आज का सेशन प्रीलिम्स के लिए फोकस्ड होगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पीवाईक्यू से फैक्ट्स रिवाइज करते हैं, लॉजिक लगाते हैं, और एलिमिनेशन टेक्निक से करेक्ट आंसर निकालते हैं, इवन व्हेन यू आर नॉट 100% श्योर। तो अपना नोटबुक रेडी रखो और अपने दिमाग को एक्टिव मोड में ले जाओ। आज हम सीखेंगे कि पीवाईक्यू सिर्फ सॉल्व नहीं करते, उन्हें डिकोड करना होता है। बिकॉज अगर आप यूपीएससी को समझ लोगे, तो पेपर चाहे कैसा भी आए, आपका अटेम्प्ट कॉन्फिडेंट हो। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। देखिए, अब हम सबसे पहले अब शुरू करेंगे इस बात को समझना कि पीवाईक्यू यूपीएससी का ब्लूप्रिंट कैसे है। देखिए, आपके और यूपीएससी के बीच में ये प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन एक चेस का मैच है। इसमें बिसात, इसमें प्यादे, सब कुछ फिक्स्ड है। यानी सिलेबस फिक्स्ड है, और मोर और लेस यूपीएससी की अप्रोच फिक्स्ड। लेकिन आपको अगर अपने अपोनेंट को समझना है, अगर आपको इस बात को समझना है कि यूपीएससी आपके साथ क्या चाल चल सकता है, कहने का मतलब यूपीएससी किस तरीके से सोचता है और किस तरीके से वो आपके सामने क्वेश्चन रख सकता है, तो आपको इस चेस के गेम के रूल्स समझने होंगे। और ये चेस के गेम के रूल्स समझने के लिए आपको देखने होंगे मैचेस, जिन्हें हम कहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो सबसे पहले तो देखिए, आपको रोज गो थ्रू करना होगा पीवाईक्यूज क्वेश्चंस को, और मेजरली जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके साथ। इसके लिए आपको पीवाईक्यू की एक नोटबुक बना लेनी चाहिए, जहां पर कि आप टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज, आप प्रॉपरली पीवाईक्यूज को सॉल्व करके रखें। साथ में जब हम पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे, तो हमको ये देखना है कि रिकरिंग पैटर्न कहां आ रहा है, जिसको कि मैं आज आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा कि कैसे यूपीएससी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। प्लस साथ में मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि कॉमन सेंस कैसे यूज किया जाता है, इवन जब आपने उस टॉपिक को नहीं पढ़ा है, या आप उसके बारे में 100% श्योर नहीं। देखिए, सबसे पहले तो यूपीएससी में हमको यह समझना होगा कि एप्टीट्यूड क्या हो। देखिए, आप सबको पता है कि हमारा जो पेपर 1 है वो जीएस है। इवन हमारे मेंस में भी हमारे 4 पेपर जनरल स्टडीज के आते हैं। जीएस कोई कॉमन अनकॉमन टॉपिक नहीं। आप एसएससी का एग्जाम देखिए, आप सीडीएस का एग्जाम देखिए, आप एनडीए का एग्जाम देखिए, आप बहुत सारे एग्जामिनेशन देखिए, उन सब में जीएस आपको कॉमन मिलेगा। जनरल स्टडीज का एक पेपर आता है, लेकिन वहां पर जनरली वो जीके के फॉर्म में आता है, यानी जनरल नॉलेज के फॉर्म में, जहां पर फैक्चुअल चीजें ज्यादा पूछी जाती। लेकिन यूपीएससी की अप्रोच थोड़ी डिफरेंट। यहां पर वो आपसे नॉलेज के साथ साथ एप्टीट्यूड भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एप्टीट्यूड का मतलब क्या हो? देखिए, एप्टीट्यूड एक कैरेक्टरिस्टिक्स है एक वेल एजुकेटेड, वेल लर्नेड पर्सन, जिसको आप ये कह सकते हैं कि आप किस प्रकार नॉलेज को फिल्टर करेंगे, किस प्रकार आप नॉलेज से ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, और किस प्रकार आप यूपीएससी की तरह सोचें। देखिए, यहां पर गैस वर्क नहीं होता, यहां पे होता है इंटेलिजेंट वर्क। इंटेलिजेंट वर्क कैसे किया जाता है, इसको हम थोड़ी देर में देखें। अब याद रखिएगा,
एप्टीट्यूड ना सिर्फ आपको प्रीलिम्स में हेल्प करता है, बल्कि आपके मेंस में भी हेल्प करेगा, बिकॉज एप्टीट्यूड इज अबाउट नोइंग व्हाट टू से, व्हाट टू राइट एंड वेयर। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि देखिए, एप्टीट्यूड डेवलप करने के लिए एक बेसिक ग्राउंड वर्क हर एस्पिरेंट को करना ही पड़ेगा। अगर आपने बेसिक ग्राउंड वर्क मतलब जो आपकी कोर सब्जेक्ट की बुक्स है, अगर आपने उनको कवर नहीं किया, तो आप एप्टीट्यूड नहीं डेवलप कर पाए। अब देखिए, एप्टीट्यूड इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है सिविल सर्विसेज। पहला तो समझिए, हमारे पास दो तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं। एक एस्पिरेंट जो लगातार पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, और फिर उनकी शिकायत होती है, सर हम पढ़ते तो हैं, लेकिन जब हम रिवीजन करते हैं तो हमको कुछ याद नहीं रहता। हम बार बार हमने हिस्ट्री कर लिया, हमने ज्योग्राफी कर लिया, हमने इकोनॉमिक्स कर लिया, लेकिन अगर हम उससे क्वेश्चन लगाने बैठेंगे, हम आंसर करने को बैठेंगे, हमको चीजें याद नहीं आती। उसका रीजन ये है कि वो रॉट मेमोरी पे ध्यान दे रहे हैं। वो सिर्फ चीजों को क्रैम अप करने के बारे में सोच। और दूसरा एस्पिरेंट वो होता है जो अपनी मेमोरी के साथ साथ एप्टीट्यूड को साथ में इंप्लाई कर, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही उसके अंदर वो कॉम्बिनेशन कॉन्फिडेंट निकल के आता है, कॉन्फिडेंस बन के आता है, जो यूपीएससी के लिए जरूरी है। इसके लिए आपको याद रखना होगा कि आपको डेली पीवाईक्यू सॉल्व करने, पीवाईक्यू सॉल्व करने से ही आपका एप्टीट्यूड डेवलप होगा। दूसरी भाषा में, जो भी आपने पढ़ा है, आप उसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। इंप्लीमेंटेशन वाले पार्ट को ही हम एप्टीट्यूड कह रहे हैं। अब आइए कुछ क्वेश्चंस को देख करके हम समझते हैं कि एप्टीट्यूड कैसे डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए आपके सामने क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक बहुत रिपीटेटिव टॉपिक लिया गया है, जो है लैंड सेटलमेंट सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम। ये यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, जहां से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए, रिपीट होता है। अब देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो यहां पर हमको गवर्नर जनरल्स के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से कौन एसोसिएटेड है रैयतवारी सिस्टम। आप लोग यहां पर वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। यहां पे मैंने जानबूझ करके आंसर नहीं रखा है, मैं आंसर आपको इस स्लाइड में दिखाता हूं। देखिए, स्लाइड का आंसर है 2 and 3 ऑन। इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है? देखिए, ये है तो फैक्चुअल क्वेश्चन। इसमें या तो आपको याद होगा, या तो आपको याद नहीं होगा। तो फिर जब हम ऐसे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, तो इनको समझना कैसे है, इनको यूज कैसे करना। देखिए, एक कॉमन बच्चा क्या करेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा और वो बोलेगा ओके मुझे याद था या मुझे याद नहीं था, और वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो बच्चा स्मार्ट है और जो बच्चा अपने अंदर एप्टीट्यूड डेवलप करना चाहता है, वो ये इस क्वेश्चन से दो तरह के नोट्स बनाएगा। एक नोट वो बनाएगा कि कौन कौन से डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम होते हैं। ना सिर्फ वो रैयतवारी सिस्टम के बारे में पढ़ेगा, बल्कि साथ में वो रैयतवारी के अलावा परमानेंट सेटलमेंट और महलवारी सिस्टम को भी पढ़ेगा। लेकिन अभी हमारा नोट कवर नहीं हुआ। हमारे नोट का दूसरा पार्ट है ये 3 गवर्नर जनरल। सो आपने जो पीवाईक्यू की नोटबुक बनाई, वहां पर आपने ये क्वेश्चन लिखा। उस क्वेश्चन के साथ साथ आपने रैयतवारी और दो अलग लैंड रेवेन्यू सिस्टम को भी नोट किया। प्लस साथ में आपने सिंगल लाइन में हर एक गवर्नर जनरल के सामने उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट डाउन कर दिया। इस तरह ना सिर्फ आपका प्रॉपर रिवीजन हो गया, बल्कि आपके शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th century was। अब आप यहाँ पे 4 ऑप्शंस देख सकते हैं। आप इस वीडियो को एक बार पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्रोच भी कर सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि एग्जामिनेशन में एप्टीट्यूड कैसे यूज किया जाता है। हम सबको पता है, हम जब भी पढ़ते हैं, हमने जितनी भी बुक्स में पढ़ा है, हमने जहां पर भी पढ़ा है, हमको ये पता था कि ब्रिटिशर्स कभी भी इंडियंस के इंटरेस्ट के लिए नहीं आए। उनका हमेशा से ऑब्जेक्टिव था इंडिया को एक्सप्लॉइट करना, इंडिया से जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा लूट लेकर के अपने कंट्री में जाना। तो आप यहां पर देख सकते हैं, हमको वो ऑप्शंस एलिमिनेट कर देने हैं जहां पर कि कहीं से भी हमको ये लगता है कि वो ब्रिटिशर्स इंडिया के कुछ वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं।
अब देखिए यहां पर कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट करेंगे कि हाँ भाई ऐसे इसका आंसर आप सबको पता होगा, इट इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। यस, इन अ सेंस कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इंडियंस को कुछ हद तक हेल्प भी कर रहा था, लेकिन ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया कोई भी एक्ट एक्चुअली में उनके सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ही था। अगर उसके साथ इंडियंस का कुछ इंटरेस्ट निकल आए तो है, अदरवाइज उन्होंने कभी भी हमारे इंटरेस्ट के लिए कुछ भी नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी रोजी ऑप्शन जो है उसको हमको एलिमिनेट कर देना है बाय यूजिंग कॉमन सेंस। इसीलिए देखिए, एप्टीट्यूड के साथ अगर आप डिसिप्लिन रखेंगे ना, रेदर देन कि आप ब्लाइंडली फैक्ट्स को रट्टा मारें, याद करने की कोशिश करें, उससे बेटर है कि आप अपने कॉमन सेंस को भी यूज करें। अगला क्वेश्चन और बेटर तरीके से इसको अप्रोच को समझाता है। देखिए यहां पर वुड्स डिस्पैच के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। आप थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ सकते हैं और इसको आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए यहां पर हम एलिमिनेशन टेक्निक यूज करेंगे। आप देख सकते हैं वुड डिस्पैच के बारे में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन, ग्रांट इन एड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, establishment of universities were recommended, and English as a medium of instruction at all level of education was recommended। अब देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब क्या देख सकते हैं, ग्रांट इन एड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। ये ऑप्शन कहीं भी ये नहीं बोल रहा कि भाई ग्रांट इन एड देना शुरू कर दिया। The establishment of universities was recommended, it thing has happened, they have recommended it। And last, English as a medium of instruction at all level of education was recommended। अब देखिए यहां पर पॉइंट है ऑल लेवल्स। ब्रिटिशर्स क्या ये चाहते थे कि हर हिंदुस्तानी बचपन से ही इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दे? या फिर आप यहां पर देखिए कि आप अभी ग्रैंड पेरेंट्स से कभी बात करेंगे या इवन आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि देखो हमारे बचपन की स्कूलिंग तो हमारी मातृभाषा में ही हुई, चाहे वो हिंदी में हुई हो, चाहे वो और किसी भाषा में हुई हो, जो भी वर्नाकुलर लैंग्वेज है। हमने तो कॉलेज में आकर के या हमने यूनिवर्सिटी में आकर के इंग्लिश में पढ़ना शुरू किया। तो यहां पर आप क्या देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ऑल सभी हिंदुस्तानी को सभी लेवल पे इंग्लिश नहीं पढ़ाना चाहिए। इस लॉजिक के साथ आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे जहां पर कि थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट बता रहा है, और इस तरह आपको आंसर मिल जाएगा दैट द फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, नॉट ऑल द क्वेश्चंस आर करेक्ट। अब यहां पर देखिए, यूपीएससी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप एक कंप्यूटर की तरह सारे डेटा को वर्ड टू वर्ड याद रखें। नहीं, आपको यहां पर क्विक ऑन द फुट होना। क्विक ऑन द फुट का होने का मतलब है कि रेदर देन कि सिर्फ आपके अंदर डेटा रिलेटेड नॉलेज हो, बल्कि आपके अंदर थिंकिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए। क्यों ना मैं आपको और कुछ क्वेश्चन इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे देखिए प्रीलिम्स 2019 में ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन एक बहुत बड़ी लिमिटेशन और साथ में एक बहुत बेहतरीन अप्रोच दोनों को दिखाता है। लिमिटेशन क्या? लिमिटेशन ये दोस्तों कि कोई भी सर्वज्ञाता नहीं हो सकता। आप सब कुछ नहीं जान सकते चाहे आप जितना भी पढ़ लें। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एक वर्ड बार बार रिपीट किया गया है, विच इज सम स्पीशीज ऑफ टर्टल आर हर्बीवोर्स, सम स्पीशीज ऑफ फिश आर हर्बीवोर्स, some species of marine mammals are herbivore, some species of snakes are viviparous। यहां पर जो की वर्ड है वो है सम स्पीशीज। नाउ आपको नहीं पता इन दुनिया में कितने तरह की टर्टल की स्पीशीज होती हैं या फिश की हैं या मैमल्स की या स्नेक्स की हैं। आप नहीं जान सकते, कोई भी नहीं जान सकता। बट आप ये जान सकते हैं कि यस, आउट ऑफ दोस ऑल स्पीशीज सम कैन बी हर्बीवोर्स, सम फिशेस कैन बी हर्बीवोर्स। सो ऐसे क्वेश्चंस जहां पे वेगनेस, जहां पर यूपीएससी जानबूझ करके आपसे साथ खेल रहा है और वो ये जानता है कि बच्चा अगर नॉलेज के पीछे जाएगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो अपना कॉमन सेंस लगाएगा और वो ये सोचेगा यस सम कैन बी, तो इस तरह के जेनरिक स्टेटमेंट में हमारा आंसर डी ही होगा, दैट इज 1 2 3 एंड। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस हैं जहां पर हम लॉजिक लगाएंगे रेदर देन नॉलेज। देखिए यहां पर प्रीलिम्स 2023 में भी दो क्वेश्चन कुछ इसी तरह के आए, जहां पर उन्होंने पूछा था सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, सम मशरूम्स हैव साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज, सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज
and some mushrooms are bioluminescent. नाउ अगेन यहां पर भी कीवर्ड वही है, सम. अगेन फैक्चुअली कोई भी 100% नहीं जान सकता सारी मशरूम की स्पीशीज, लेकिन सम एक वेग वर्ड है. यहां पर भी आंसर डी, ऑल फोर. इसी प्रकार आप देखिए, यहां पे पूछा गया है सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बार बार उसी वर्ड को रिपीट किया गया है. और यहां पर भी आपको कॉमन सेंस लगाना है कि दैट आउट ऑफ दीज सो मेनी स्पीशीज, यस, सम विल हैव दीज स्पेशल प्रॉपर्टीज. सो इस तरह हम कॉमन सेंस लगा करके क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं. अब इसके बाद देखिए, यहीं पे एक 2025 के क्वेश्चन में कॉमन सेंस लगा, बट इन अपोजिट पैटर्न. कैसे? 2025 में क्वेश्चन पूछा गया यूएवीस, दैट इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल. लेकिन यहां पर यूपीएससी ने देखिए, क्वेश्चन उनका अभी भी कॉमन सेंस का ही है, लेकिन अब वो आपके कॉमन सेंस को दूसरे तरीके से जज करना चाहते हैं. पिछले पेपर्स में उन्होंने सम वर्ड यूज किया, इस बार उन्होंने वर्ड यूज किया ऑल. जब उन्होंने पूछा ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, all types of UAV can do automated hovering, all types of UAV can use battery only as a source of power supply. यहां पे फिर से एक जेनरिक स्टेटमेंट हो गया, ऑल मींस सबके लिए जो सच है. और जहां पर भी ऐसे स्टेटमेंट आएंगे जहां पे सम या ऑल यूज किया जाएगा, एब्सोल्यूट्स आर नॉट करेक्ट. सम इज अ जेनरिक वर्ड कि हाँ भाई कोई हो सकता है, बट फॉर ऑल नो, सभी के लिए चीजें ट्रू नहीं हो सकती. दैट्स वाई यहां पर भी आंसर फोर, बी, यानी नन हो. आप देखिए, ना आप सारे यूएवीज को पढ़ सकते हैं, ना आप सारे यूएवीज के बारे में जानकारी रख सकते हैं, लेकिन आप अपना लॉजिक यूज कर सकते हैं. आप ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार यूपीएससी टर्म्स को यूज करके आपका कॉमन सेंस चेक करता है. और जो बच्चा सिर्फ नॉलेज के बेस पे अप्रोच के बाद आगे जाएगा, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए. लेकिन एट द सेम टाइम, फिर से मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, दैट यू नीड अ नॉलेज बेस टू हैव कॉमन सेंस. दैट्स व्हाई यू पीवाईक्यूज को अप्रोच कैसे करना है, पीवाईक्यूज से नोट्स कैसे बनाने हैं, पीवाईक्यूज से टॉपिक्स कैसे कवर करना. तो मैंने आपको बताया था कि जब आप पीवाईक्यूज पढ़ते हैं, तो सिर्फ आप आंसर को टिक मत कीजिए, आप सारे ऑप्शंस को देखिए. जैसे हमने लैंड रेवेन्यू सिस्टम में देखा था कि आपको सिर्फ रायतवाड़ी सिस्टम नहीं, परमानेंट सेटलमेंट और महलवारी सिस्टम के बारे में ही पढ़ना है. आपको सारे ऑप्शंस में दिए गए सभी गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ना है, और आपको सिंगल लाइन नोट्स बनाने हैं. बहुत लंबे लंबे नोट्स नहीं, सिंगल लाइन नोट्स. ठीक है? सो पीवाईक्यू की एक नोटबुक बनाई, और उस नोटबुक में सिंगल लाइन नोट्स बनाए हर पीवाईक्यूज के साथ. अगला देखिए, हमको ट्रैक करने हैं रिकरिंग एरियाज. अगर आप लोग पीवाईक्यू का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज इस एनालिसिस को देखना शुरू कर दीजिए. देखिए, अभी मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा कहां पर यूपीएससी बार बार एक ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है. आप देखिए, यहां पर उन्होंने प्रेसिडेंट के इलेक्शन से 2018 और 2023 में क्वेश्चन पूछे. पता है क्यों? क्योंकि यही 2 साल हैं जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ. इस साल 2025 में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, और ना सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, बल्कि प्री मैच्योर उनका रेजिग्नेशन भी हुआ. तो 2026 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहां से क्वेश्चन आ सकता है. इसी तरह दोस्तों, जब आप टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे, तो आपको यह देखना होगा कि पर्टिकुलर ईयर में अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, तो उस इवेंट से क्वेश्चंस कैसे आए. तो आप देख सकते हैं 2018-23 में प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आया ही है, उसी प्रकार 2026 में बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है कि क्वेश्चन वाइस प्रेसिडेंट से आए. यहीं पे आप देखिए, 2014, 2020 और 2021 में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा गया. तो जब आप पीवाईक्यूज पढ़ते हैं, तो आपको ये नोटिस करना होगा कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, ऐसे कौन से टर्म्स हैं जिनको बार बार रिपीट किया गया है. और आपकी जो नोटबुक बनेगी पीवाईक्यूज की, उसमें आप ऐसे टॉपिक्स को नोट कर लें, और आप बहुत प्रॉपरली उन पे होमवर्क करेंगे. वो होमवर्क, फॉर एग्जांपल, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस से 3 बार पूछा गया, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस से जितना भी होमवर्क पॉसिबल है, चाहे आप गूगल से करें, चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, आप कोई भी यूज करिए, लेकिन आपके पास 1 या 2 पेपर में
इस टर्म से रिलेटेड सारी चीजें कवर्ड होनी चाहिए। और देखिए यूपीएससी सिर्फ ये एक बार नहीं कर रहा है, उसने कई बार ये किया है। आपके एग्जाम्पल के लिए मैं एक और क्वेश्चन लाया। देखिए 2010 में, 2013 और 2022 में उन्होंने लगातार एसिड रेन पे क्वेश्चन पूछा है। इसी प्रकार आपके नोटबुक में एसिड रेन के टॉपिक पे ऐसे नोट्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए। सिर्फ एसिड रेन नहीं, कोल, थर्मल पावर प्लांट, मनी मल्टीप्लायर और करेंसी सिस्टम, बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने बार बार रिपीट किए। तो अगर आप स्मार्टली ऐसे नोट्स बनाएंगे, ट्रस्ट मी, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाए। और इसी के साथ दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जो कि रिपीटेड नहीं हो। सो चाहे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हो, चाहे टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हो, चाहे पिछले साल के ऑप्शन से नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस बन रहे हो, या कॉमन सेंस से जैसे सम, ऑल, इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हो, आप सॉल्व उनको तभी कर पाएंगे जब आप एक प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करें। और वो डिसिप्लिन क्या है? वो डिसिप्लिन है कि आपको रोज 5 से 10 क्वेश्चन लगाने ही हैं, चाहे जो हो जाए। हमारी परचम सीरीज में हम आपको बहुत प्रॉपरली बताते हैं कि आपको क्या कवर करना है। जो भी कवरेज आपको दिया गया है, उस कवरेज के साथ आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 5 से 10 क्वेश्चन डेली, हर हाल में लगाने। और जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं उसको आप रिपीट करें, उसको आप रिवाइज करें। और मैंने कहा है आपसे, पीवाईक्यू की एक नोटबुक तैयार कीजिए, और इस नोटबुक में कौन से क्वेश्चन आए हैं, कब कब वो रिपीट हुए हैं, कौन से टॉपिक्स रिपीट हुए हैं, प्लस ना सिर्फ ऑप्शन बल्कि हर एक ऑप्शन का नोट बनाना। इस तरह अगले 6 महीने में आपके 1,000 से ज्यादा हाई क्वालिटी क्वेश्चन कवर्ड हो जाएं। ठीक है? तो आप यहां पे देख सकते हैं कि पीवाईक्यूज बेस्ट टीचर हैं यूपीएससी को समझने के लिए। फिर से, उस शतरंज की जो चाल, अगर आपको यूपीएससी की चाल को समझना है तो आपको पीवाईक्यूज को पढ़ना ही होगा। ठीक है? याद रखिएगा, एप्टीट्यूड्स के साथ अगर आपके फैक्ट्स प्रिपेयर्ड हैं, और फैक्ट्स तभी प्रिपेयर्ड होंगे जब आप बार बार रिवाइज करेंगे, दिस इज अ विनिंग कॉम्बो। ठीक है? डिसिप्लिन आपके डेली पीवाईक्यू प्रैक्टिस के साथ साथ आपके डेली रिवीजन के साथ आपको क्राउड से अलग करेगा। याद रखिएगा, यूपीएससी सिर्फ डेडिकेशन से ही क्रैक किया जा सकता है। ठीक है? यूपीएससी इज अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट। है ना? आप जितने भी पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, और अगर आप उनको ऑनेस्टली सॉल्व करेंगे, इट विल टेक यू वन स्टेप क्लोजर टू योर डेस्टिनेशन, दैट इज लबास। It's not the number of hours you study, but the discipline in what you study that makes you an officer. ठीक है? सो पीवाईक्यू नोटबुक बनाइए और इसको बिना फेलियर के फिल कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।